आज हम करने जा रहे हैं एनएलपी डे 1 की क्लास। अभी तक हमने किया था एनएलपी का इंट्रोडक्शन। तो डे 1 की क्लास में आज हम समझेंगे कि एनएलपी कैसे काम करती है और एनएलपी के क्या क्या बेनिफिट हैं। एनएलपी काम कैसे करती है और एनएलपी के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो एनएलपी कहाँ से स्टार्ट होती है? सॉरी भैया, आपको इंटरप्ट स्टार्ट कर रही होती हूँ है ब्रेन अभी। से। भैया सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं ये बोल रही थी कि सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाए, क्या कुछ इंपॉर्टेंट हो तो नोट भी करते जाएं। वो तो बैठना ही चाहिए था पहले दिन से ही। हाँ नहीं बता तो एक बार रिमाइंडर दे दूं मैं। तो प्लीज सभी लोग 2 मिनट में कॉपी पेन अगर नहीं है तो लेकर बैठ जाए, क्योंकि फिर आप लोगों का ये सब कुछ मिस हो जाता है, फिर आप बार बार व्हाट्सएप पे परेशान होते हैं। तो दो मेरे मिनट में ले यूट्यूब पर लीजिए। रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग से बना लेंगे नोट्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, हमने आपको बताना था बता दिया है ना। तो सभी लोग जैसा चाहे वैसा कर। ओके, जी नहीं। तो डे 1 होता है। डे 1 पे हम समझेंगे एनएलपी के कि एनएलपी होती क्या एग्जैक्टली। एनएलपी न्यूरो लॉजिस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। न्यूरो की प्रॉब्लम, जो न्यूरॉन्स है इनका हमारे शरीर में काम क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। और ये किस प्रकार से हमारी बॉडी पे रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से हमारे साथ कम्युनिकेशन करते हैं। न्यूरॉन्स के पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन। क्या होती है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, जो भी आपके जीवन में घट रहा है, पहली मोमेंट से लेके आज तक की मोमेंट तक का हर एक इंफॉर्मेशन इनके पास होती है। मान लो मैंने कहा कि एक मेरा भाई है जिसका नाम है, कुछ भी लगा लेते हैं हम, प्रकाश नाम है मान लो उसका। तो अब आपके ब्रेन, उसकी शक्ल मेरे जैसी है, मतलब ऑलमोस्ट हम दोनों की शक्ल मिलती है। तो अभी मैंने जो आपको बताया ये एक न्यू इंफॉर्मेशन है आपके लिए। आज के बाद आप कहेंगे आकाश का एक और भाई भी है जो प्रकाश है और उसका शक्ल भी उसके साथ मिलता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को पकड़े रखना और जब जरूरत हो तो उसको आप तक प्रोवाइड करना, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में देना। अब कौन सी इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन पकड़ता है और कौन सी इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन नहीं पकड़ता, पहले ये समझना हमारे लिए जरूरी है। मैंने कहा कि ये एक वस्तु है, इसका नाम है माउस। क्या नाम है इसका? माउस। अब माउस में कौन सी इंफॉर्मेशन पकड़ रहा है? ये दो इंफॉर्मेशन, एक चूहा और एक कंप्यूटर का माउस, ठीक है जी। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर है। और गहराई में चलते हैं। एक आलू हाथ में लिया और मैंने बोला इसका नाम आलू है, इस बात से हमारे ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहेगा इसका नाम आलू ही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन वो जिसके अंदर की यूनिकनेस है, जो न्यू है, न्यू फ्रेश इंफॉर्मेशन। आप गूगल पे कोई आर्टिकल डालते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल डालते हैं, तो आपका आर्टिकल जब पब्लिश होता है तो सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में एक रोबोट आता है जो सारा कंटेंट खाता है कि रात को इतने बजे से इतने बजे तक गूगल पे किस किसने क्या क्या टाइप किया, क्या क्या सर्च किया, सब कुछ पूरे डेटे को वो खा जाता है। और पूरे डेटे में वो रैंकिंग किसको देता है? वो रैंकिंग देता है उस डेटे को जो नया होता है। तो अब नया, नए के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। इस क्लास में भी आप किस चीज के लिए तैयार है? नए के लिए तैयार है। पुराने डेटे के लिए आप तैयार नहीं है, आप नए डेटे के लिए तैयार है। अब नया नया डेटा हमारा न्यूरॉन्स रखता है। अब न्यूरॉन्स क्या करता है? हमारी एक मेमोरीज होती हैं, हमारी कुछ मेमोरीज होती हैं। वन इज फोटोग्राफिक मेमोरी, एक होती है हमारी ऑडिटरी मेमोरी, एक होती है हमारी काइनेस्थेटिक मेमोरी। ऐसी हमारी डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज होती हैं। और एक होती है हमारी टेम्परेरी मेमोरी, एक होती है हमारी परमानेंट मेमोरी। इन सभी मेमोरीज के अंदर हमारी फाइल स्टोर की जाती हैं सारी की सारी, ठीक है। अब फाइल क्या स्टोर करनी है? किसी भी न्यूरॉन्स से जब आप बात करते हो तो न्यूरॉन्स के अंदर क्या होती है? प्रोग्रामिंग। न्यूरॉन्स के अंदर क्या होती है? प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग किस टाइप से होती है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, एक छोटा बच्चा जो इंडिया में पैदा हुआ और उसको आपने लंदन भेज दिया, यूक्रेन भेज दिया फौजी बनने के लिए, ठीक है। और उसका आपने कुछ भी नाम रख दिया। अब वो बच्चा पैदा तो इंडिया में हुआ है, उसकी शक्ल तो इंडिया जैसे बनेगी, शक्ल तो उसकी इंडिया वालों जैसी बनेगी, बट
उसका जो बिहेवियर होगा वो कहाँ कहाँ का होगा, जहां उसकी प्रोग्रामिंग हुई, जहां उसकी पालन पोषण हुई। अब एक बच्चा हमारे यहाँ पैदा हुआ और एक बच्चा चाइना में पैदा हुआ। हमारे यहाँ पैदा हुआ बच्चा क्या मांगेगा, नूडल्स, चाउमीन खिला दो, नूडल्स खिला दो। वहां का बच्चा क्या मांगेगा, कान खजूरे खिला दो। चाइना का बच्चा जो उसको प्रोग्राम कर दिया वो मांगेगा। अब आप समझो एक सॉफ्टवेयर है हमारा ब्रेन, क्या है, सॉफ्टवेयर। जैसे आपने एक नया कंप्यूटर खरीदा, मैं मल्टीपल एग्जांपल इसलिए शेयर कर रहा हूं कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन है, सबको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने एक कंप्यूटर खरीदा दुकान से, अब कंप्यूटर के अंदर विंडो नहीं है, विंडो 7 विंडो 8 है ही नहीं है। या आपने एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है, वो हमारे काम का है क्या, नहीं है। लेकिन नाम उसका मोबाइल ही है और नाम उसका क्या है, कंप्यूटर ही है, बट वो हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसको हम काउंट करते हैं एज ए हार्डवेयर के अंदर। क्या है वो, हार्डवेयर। और हार्डवेयर ऑपरेट किससे होता है, सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर किससे ऑपरेट होता है, सॉफ्टवेयर से। अब एक बच्चा है, जब वो पैदा हुआ, जैसे ही वो पैदा हुआ, व्हाट इज ही इज हार्डवेयर। वो बच्चा क्या है, हार्डवेयर है, मतलब एक बॉडी है। अब वो बॉडी उठ नहीं सकता, अब उसकी अपनी कोई फोर्स नहीं है बॉडी की, ना वो उठ सकता, ना वो बैठ सकता, ना वो चल सकता, ना वो बोल सकता, और वो सुन सकता कितना ये भी हमें आइडिया नहीं है, ठीक है। और वो देख सकता है तो अपनी मर्जी से गर्दन भी नहीं घुमा सकता बच्चा। ही इज ए हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर जो सबसे पहली मेमोरी होती है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेमोरी। बायोलॉजिकल मेमोरी क्या होती है, जो कि वो जब पैदा हुआ तो पहली सांस कैसे लेनी है, एक सांस कैसे लेनी है और एक सांस कैसे छोड़नी है। दूसरा, उसको भूख लगनी चाहिए, उसका डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करे। तीसरा, उसकी हार्ट बीट हो गई, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, और उसको रिसाइकलिंग पार्ट हो गया उस बच्चे का। बायोलॉजिकल क्लॉक एक बच्चे के अंदर सिर्फ वर्क करती है, बायोलॉजिकल मेमोरी। दूसरी कोई मेमोरी हमारे बच्चे के अंदर उस टाइम पे वर्क नहीं करती। आई एम राइट। अब समझो उस बच्चे की अपनी कोई फोर्स नहीं है, अपना कोई भी फोर्स, जिसको आप कहते हो ना लिटिल बिट फोर्स, उसका कोई लिटिल बिट फोर्स भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इधर पलट जाए। पैदा हुए बच्चे की बात कर रहा हूँ, पैदा हुआ छोड़ो, 1 महीने के बच्चे की बात करोगे, वो भी अपनी फोर्स से इधर उधर नहीं होता। और उसको कोई भी कहीं भी उठा दे, कहीं भी बिठा दे, वही सिस्टम है। उसकी बोन्स भी इतनी डेवलप नहीं हुई है। अब समझो कि आपके कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर तो डल गया, बट आपके पास जूम नहीं है। क्या नहीं है, जूम नहीं है जिससे आप क्लास कर सकें। या आपके मोबाइल के अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब नहीं है। या आपके मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर है, अमेजोन नहीं है जिससे आप कुछ मंगवा सकते हैं। ऐसी 50 एप्लीकेशन जो हमारे काम की होती है। व्हाट्सएप नहीं है जिससे आप कम्युनिकेशन करते हो। सिम नहीं है, तब भी वो मोबाइल किसी काम का है। सॉफ्टवेयर के साथ भी, सॉफ्टवेयर के साथ भी वो मोबाइल तो है, काम तो कर रहा है, बट वो काम नहीं जितनी आपकी जरूरतें हैं। आई एम राइट। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी है, सांस तो ले रहा है, दिल तो धड़क रहा है, हाथ पैर भी हिला रहा है, भूख भी लग रही है, रो भी रहा है, हंस भी रहा है, बट एक लिमिट का। अब आप क्या करते हो, सबसे पहले गूगल आईडी साइन इन करते हो फोन के अंदर। क्या करते हो, गूगल आईडी साइन इन करते हैं। फोन चलाने से पहले हम यही करते हैं ना, एक ईमेल आईडी से साइन इन करते हैं फोन को, ठीक है जी। अब आपने गूगल आईडी साइन इन करी, अब फोन की कुछ एप्लीकेशंस का एक्सेस आपके पास आ गया। अब उस बच्चे को भी साइन इन करते हैं, बेटा आपका नाम ये है, योर नेम इज सपना जैन, ठीक है। बार 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 उसको सपना जैन बोलेंगे तो एक न्यूरॉन्स ने पकड़ ली है बात कि ये इंफॉर्मेशन सपना जैन वो ऑडिटरी है सिर्फ अभी, ठीक है। और चेहरे की पहचान वो उसकी करेगा जो उसके सामने ज्यादा रहेगा। बाय डिफॉल्ट ही बच्चे के सामने माँ का चेहरा ज्यादा रहता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि माँ फीडिंग करवाती है बच्चे को। और जो फीडिंग करवाती है तो बच्चा ऐसी पोजीशन में होता है, उसकी आंख खोलता है तो उसको माँ की ही शेड दिखाई देती है, दूसरी कोई शेड बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती, और माँ की हार्ट बीट से बच्चा संपर्क में होता है। ऐसे ही जैसे आपने साइन इन किया, ऐसे ही बच्चे के दिमाग में आपने उसका नाम प्रोग्राम किया, उसके न्यूरॉन्स को प्रोग्राम किया
विद वन इंफॉर्मेशन कि योर नाम इज दिस। अब वो नाम सिर्फ एक रास्ते से प्रोग्राम नहीं हुआ, जिसको हम कहते हैं ऑडिटरी, उसने सिर्फ सुना, इस बात से उसका नाम ये साबित नहीं होता कि इसका नाम रख दिया गया। इसके बाद होती है प्रोसेस टू स्टार्ट। प्रोसेस टू स्टार्ट की विजुअल, बच्चा देख रहा है, आप बोल रहे हो गोलू गोलू, सपना सपना, जो भी नाम है उसको बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप सबके घर में बच्चे होंगे छोटे, आप लोगों ने ये टेक्निक अपने बच्चों के साथ करी होगी, उनके नाम रखे होंगे आपने। अब आप उस बच्चे को देख रहे हो, बच्चा बोल रहा है, ठीक है जी बोल कुछ नहीं रहा, सिर्फ सुन रहा है और देख रहा है, सुन रहा है और देख रहा है, रिएक्शन नहीं देगा वो जल्दी से जब तक वो प्रोग्राम नहीं होगा। आपने एक बात जब 200 बार 300 बार रिपीट करी, तब उसका रिएक्शन आता है, वो भी ऐसे ही ऐसे, ठीक है, काइनेस्थेटिक रिएक्शन आता है। और भी तब आता है जब आप बच्चे को हाथ लगा लगा के इसका नाम बोलते हो, तब वो काइनेस्थेटिक रिएक्शन देता है। वो टच को भी पहचानेगा, वो चेहरे को भी पहचानेगा, विजुअल को भी पहचानेगा, वो ऑडिटरी भी सुनेगा। इसको बोलते हैं VAK, एनएलपी में इसको बोलते हैं VAK। V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटरी और K फॉर काइनेस्थेटिक। 3 फीचर हर आदमी के अंदर होते हैं, ठीक है। और यहीं से डिसाइड होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, ठीक है। इसका B स्ट्रॉन्ग है, A स्ट्रॉन्ग है, या इसका K स्ट्रॉन्ग है। पार्ट 2 पे आते हैं, इसके पार्ट 2 के ऊपर आते हैं। अब बच्चे के न्यूरॉन्स को आपने एक इंफॉर्मेशन दी, ये इंफॉर्मेशन किस मेमोरी में ट्रांसफर होगी, टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी, ये डिपेंड करता है। जिस चीज को आप बार 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 रिपीट करते हो, वो उसकी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा है, ठीक है। और जो चीजें बायोलॉजी क्लॉक के एरिया में आती हैं, वो टेम्परेरी मेमोरी का हिस्सा है। अब आपने समझा कि न्यूरो की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। समझो हमारी जिंदगी में अगर कोई पूछे ना, हमारे लिए सबसे प्यारा अक्षर और अल्फाबेट कौन सा है, सबसे प्यारा एक शब्द का नाम बताओ। चाहे नाम हो रामवीर सिंह या गदाराम, आदमी को अपना नाम सबसे ज्यादा प्यारा होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए दुनिया का सबसे प्यारा वर्ड है उसका खुद का नाम। सबसे ज्यादा इमोशन किस वर्ड से जुड़ा होता है, अपने नाम से। इतना इमोशन जुड़ा होता है कि वो पूरी दुनिया में चाहता है कि लोग मेरा ही नाम लें। फेम ढूंढता है वो अपने नाम के साथ हमेशा, इसलिए वो नेम एंड फेम, इन शब्दों को एक साथ यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, सबसे बड़ी लड़ाई क्या है कि सब मुझे मेरे नाम से जाने, बस इतनी लड़ाई है। बट आजकल मामला उल्टा हो गया, लोग नाम से नहीं जानते हैं, सरनेम से जानते हैं एक दूसरे को। मोदी को नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं, खाली मोदी बोलते हैं। और केजरीवाल को अरविंद भूल जाते हैं, सिर्फ केजरीवाल बोलते हैं, ठीक है। आज के हीरो यही दोनों है ना, इसलिए दोनों का नाम लेना जरूरी है। आज के दिन के 2 हीरो हैं, एक मोदी और एक केजरीवाल। तो लोग सरनेम बोलते हैं, इनका नाम नहीं बोलते, ठीक है। लेकिन अगर आप सरनेम की डेफिनेशन को भी उठाते हो, तो सरनेम हमारी सेकंड वर्ड में आता है, मोस्ट सेकंड वर्ड। जैसे किसी ने कहा मैं गुप्ता हूं, तो दूसरे ने कहा मैं भी गुप्ता हूं, तो अच्छा हम तो भाई हुए। मतलब क्या कोई लेना देना नहीं है, ट्रेन में मिलेंगे, बस में मिलेंगे, फोन पे बात करेंगे, पहली बार मिलेंगे, एक इमोशन कनेक्शन जुड़ जाता है उस व्यक्ति के साथ आपका। शर्मा ने शर्मा, गुप्ता ने गुप्ता, जैन ने जैन, किसी की भी बात कर लो, सेकंड इमोशन हमारा हमारे कास्टिज्म से जुड़ता ही जुड़ता है, ठीक है। क्योंकि कास्टिज्म भी हमें प्रोग्राम किया जाता है। ओके, इसके बाद सबसे बड़ी चीज जो गेम होती है, टेम्परेरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी को 2 अलग अलग शब्दों में भी पकड़ा जाता है। दिस इज कॉल्ड, टेम्परेरी मेमोरी को बोला जाता है कॉन्शियस माइंड, और परमानेंट मेमोरी को बोला जाता है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। जिन्होंने आज और कल की क्लास करी है ना, करेंगे ना जो आज और कल की क्लास, उनको ही एग्जैक्ट एनएलपी समझ में आएगी। परसों से जो क्लास में आएगा ना, वो बस क्लास में आएगा, इतनी गहराई तक नहीं जा पाएगा जितनी गहराई इन 2 क्लासेस के अंदर होगी। तो परमानेंट मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी। परमानेंट मेमोरी वो होती है जिसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, लिखिए सबसे पहले। परमानेंट मेमोरी के अंदर कलर होगा, साउंड होगा, इमोशन होगा,
उसकी कोई स्टोरी होगी, और वो फोटो नहीं होगी, वो मूविंग होगी। परमानेंट मेमोरी मूविंग होगी, ठीक है जी। ये 5 चीजें, कलर, साउंड, इमोशन, आपका स्टोरी एंड मूविंग, जिस चीज पे ये 5 चीजें होंगी वो आपकी परमानेंट मेमोरी होगी, चाहे वो बैड हो और चाहे वो गुड हो, दैट इज योर मेमोरी। अब याद कीजिए, किसी ने कोई स्कूटर वूटर साइकिल वाइकिल गिराई हो चौराहे पे, किसी गली के बाहर मोहल्ले में अचानक से ऐसी कोई घटना घटी हो, और आप उस जगह पे जाते हैं तो वो जगह हमें दोबारा याद आ जाती है कि यहाँ तो मैंने साइकिल मारी थी, यहाँ तो मैंने ये किया था, यहाँ तो मैंने ये किया था, काइंड ऑफ। क्यों? गौर कीजिए कि इसके पीछे 5 चीजें होंगी, क्योंकि 5 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये 5 चीजें आपको नॉर्मल हर जगह पे मिलती है, लेकिन हमारे पास 6 सेक्शंस होती हैं, इसलिए छठी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें सब कुछ रिकॉल करवाती है। और छठी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज का नाम है यूनिकनेस। अब जहां मैंने साइकिल भिड़ाई या स्कूटर भिड़ाया, वो यूनिकनेस हो गई, वो अलग हो गया जो इससे पहले मैंने कभी नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट। ठीक है, उस जगह पे जाऊंगा तो मेरा ब्रेन ऑटोमेटिक मेरे को रिकॉल करवा देगा कि यहाँ तुम्हारे साथ ये घटना घटी थी। ये आ गया परमानेंट मेमोरी में। अब एक आई घटना कि आज मैंने व्हाइट शर्ट डाली है, 4 दिन पहले मैंने कौन सी डाली थी नहीं पता। आपने कौन से कपड़े डाले थे आज से 4 दिन पहले? सब रोज सब्जी बनाते हैं, बताइए 4 दिन पहले कौन सी सब्जी बनाई थी और 5 दिन पहले कौन सी सब्जी बनाई थी, 6 दिन पहले कौन सी सब्जी बनाई थी, कितनी चपाती खाई थी? समझ गए? नहीं याद रहेगा। बायोलॉजी क्लॉक कुछ ऐसे पॉइंट्स को पकड़ती है जो जरूरत नहीं है, जिस डेटा की हमें जरूरत नहीं है उसे ऑटो डिलीट कर दिया जाता है। एंड कपड़े इंसान ने बनाए हैं, किसी दूसरे ने बनाए ही नहीं, वो याद ही नहीं रखता कि आपने 4 दिन पहले कौन से डाले। रूटीन प्रोसेस है, इतना ज्यादा चेंजेस है, रूटीन प्रोसेस है। हमारा ब्रेन कहता है इसकी जरूरत ही नहीं है कि तुमने क्या खाया तुमने क्या नहीं खाया, क्योंकि वो जो भी हमने खाया उसको हमने रिसाइकिल करना है, उसको हमने रिसाइकिल करना है, तो वो पार्ट हो गया डेली लाइफ का। लेकिन उसमें भी कुछ काम की चीजें हैं हमारी मेमोरी के अंदर, वो पकड़ लेगा कि फलाने व्यक्ति के गोलगप्पे बहुत अच्छे होते हैं, इस व्यक्ति का सांभर बहुत अच्छा होता है, ये पूड़ी वाला बहुत मशहूर है, ये इस चीज का टेस्ट ऐसा होता है। लाइक राजस्थान में गए दाल बाटी चूरमा खाया, गुजरात में गए तो गुजराती थाली खाई, मुंबई में गए तो वड़ा पाव खाया, ठीक है जी, हरियाणा में आए तो परोंठे खाए, पंजाब में आए तो मक्खन के साथ रोटी खाई, मक्की की रोटी खाई। ये सब अलग अलग टेस्ट हैं, लेकिन है सब खाना। लेकिन इन सारे टेस्ट को पकड़ लेगा वो, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग स्मेल, अलग अलग चीजों का डेटा हमारा ब्रेन रखता है। वो इतना स्मार्ट होता है कि उसको जितना उसको जरूरत है उतना ही वो रखता है अपने पास, और जिस चीज की उसको जरूरत नहीं हुई चला गया। आपने एक बार जीवन में मक्की की रोटी खाई तो डिफरेंट टेस्ट आया और यूनिक टेस्ट आया आपको, वो आपके लिए यूनिक हो गया और डिफरेंट हो गया। अब दोबारा अगर आपके सामने मक्की की रोटी आई तो पहचान लोगे, आप पहचान लोगे मक्की की रोटी है, क्यों? आप उसको देख चुके हो। ऐसे ही आपने बाजरे की रोटी खाई, लेकिन एक बार बाजरे की रोटी आपने तवे पे बना के खाई और दूसरी बार बाजरे की रोटी आपने कहाँ खाई? दूसरी बार बाजरे की रोटी आपने खाई चूल्हे पे बनी हुई, तंदूर में बनी हुई। अब आपके लिए फिर टेस्ट अलग हो गया। अब आपका ब्रेन के पास जो एक्स्ट्रा टेस्ट आया ना, वो उस टेस्ट को भी जब्त कर लेगा अपने पास कि यस ये तो अलग टेस्ट है, ये चूल्हे का टेस्ट है, ये इसका टेस्ट है। एक ही पनीर के अंदर 5-7 आइटम है, कढ़ाई पनीर, मलाई पनीर, पता नहीं कौन कौन सा पनीर, तंदूरी पनीर, पनीर टिक्का, है सब पनीर। लेकिन जब वो ये देखेगा आपका विजुअल कि ये टेस्ट अलग हो सकता है, वो टेस्ट अलग हो सकता है, तंदूर बोलूंगा तो आपको तंदूर का टेस्ट आ जाएगा, तंदूर बोलते ही आपको तंदूर का टेस्ट आ जाएगा। लेकिन जब आप अलग अलग शब्दों का नाम लोगे तो आपका ब्रेन डिमांड भी करेगा कि ये टेस्ट भी आना चाहिए, वो टेस्ट भी आना चाहिए। इससे हम हमारे अंदर क्रेविंग का फॉर्मूला रिलीज होता है, हमें क्रेविंग होती है कि ये खा लें वो खा लें। कंफ्यूज हो जाते हैं ना मेन्यू देख के हम लोग,
होटल में जाते हैं तो मेन्यू देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधा साधा कोई मेरे जैसा व्यक्ति हो, बाहर चला जाए तो एक ही बात, एक ही चीज बोलेगा, जैनी फूड दे दो जी, मतलब वेजिटेबल खाना है, जैनी फूड बोलोगे तो आपका जैनी फूड आ जाएगा थाली में। और जो दूसरे प्रकार की प्रजाति के लोग होते हैं वो मेन्यू देख के ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ले लें, ये ले लें, ये भी मंगवा लें, वो भी मंगवा लें, और 50% फूड वेस्ट करते हैं होटल के अंदर, क्योंकि ब्रेन डिमांड करता है, ब्रेन क्रेविंग करवाता है वहां पे। ठीक है जी। तो ब्रेन अलग अलग डेटा को उठाता है। एक तो चीज हो गई ये। अब आती है घटनाएं। हमारे जीवन में बहुत घटनाएं घटती हैं, और घटनाएं भी ऐसे ही काम करती हैं सारी की सारी। जिन घटनाओं के अंदर, जो घटनाएं मूविंग है, जिन घटनाओं के अंदर यूनिकनेस है, जिन घटनाओं के अंदर इमोशंस हैं, उन घटनाओं को हमारा ब्रेन पकड़ता है। जो डेटा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में कामयाब हो गया, वो समझो लाइफ टाइम आपके साथ जुड़ गया। सारी बीमारियां जो हमारे शरीर के अंदर हैं, और सारी टेंशन जो हमारे शरीर के अंदर है, स्ट्रेस, सारी एनर्जी, सभी प्रकार के भ्रम प्रोग्राम किए गए हैं। क्या किए गए हैं? प्रोग्राम किए गए हैं। और अगर ये प्रोग्रामिंग ना होती तो हम सब अलग तरीके के प्राणी होते। और ये प्रोग्रामिंग एक बारी में नहीं होती, 200-400 बार लगते हैं एक प्रोग्रामिंग करने में। 200 बार बोलना पड़ता है एक शब्द की प्रोग्रामिंग करने के लिए, 200 टाइम कम से कम रिपीट करना पड़ता है, तब बात होती है। नहीं तो दोनों माइंड है, दोनों माइंड समझदार है, एक ना करता है और एक हाँ करता है। ठीक है जी। एक मम्मी का लाडला है, एक पापा का लाडला है। एक ना कहेगा मम्मी मैं ये कर लूं, मम्मी कहेगी नहीं, पापा कर लूं, बेटा कर ले, वो सिस्टम होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, वो यस माइंड होता है, और जो कॉन्शियस माइंड होता है वो नो माइंड होता है, वो ना पे ज्यादा बिलीव करता है। दोनों में से पावरफुल कौन है? दोनों ही दिमाग में से पावरफुल कौन है? ट्रस्ट मी, दोनों दिमागों की अगर आप पावर की बात करते हो तो दोनों एक से बढ़ के एक है। मतलब सदियां बीत गई लोगों को रिसर्च करते हुए, एक की ज्यादा करते तो दूसरा कम, दूसरा अपनी एक्स्ट्रा पावर शो करता है, कर देता है। कम ज्यादा आंक ही नहीं सकते आप, दोनों ही पावरफुल है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, किसी के घर में लड़ाई हुई और उसने कहा जीवन से अच्छा तो मैं मर जाऊं। कॉन्शियस माइंड कहेगा ना, सबकॉन्शियस माइंड कहेगा हाँ, क्या होना चाहिए? मर जाना चाहिए वो व्यक्ति। अगर सबकॉन्शियस की सुनो तो तुरंत गया, वो यस माइंड है, कहेगा मर जा, हाँ मर जा। और कॉन्शियस की सुनो तो नो, ऐसे नहीं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक एक व्यक्ति ने सबकॉन्शियस माइंड ने कहा मैं ये व्यापार कर लेता हूँ, इस काम में बड़ा फ्यूचर है, इतने ग्राहक मिल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इतना पैसा लगाऊंगा, यहाँ से लूंगा, वहां से लूंगा, इतना प्रॉफिट आएगा, पूरा दिमाग लगाएगा। कॉन्शियस माइंड क्या देगा ना, घाटा हो गया तो, व्यापार डूब गया तो, कमियां दिखानी शुरू कर देगा आपको। सबकॉन्शियस ने मोटिवेट करके कहा कि कर ले, लेकिन कॉन्शियस ने कहा ना 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 ना, घाटा हो जाएगा, 2 आदमियों से सलाह कर लो। 2 आदमी भी ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ढूंढ के देगा जो उसी की भाषा बोले, ना ही करें आपको उस काम के अंदर। डिसीजन मेकिंग पावर जो हमारी फंसी रहती है ना, जो हम डिसीजन नहीं ले पाते लाइफ के अंदर बड़े बड़े, वो इस चहल पहल के बीच में नहीं ले पाते। अब सभी समझदार हैं, सभी वेल एजुकेटेड हैं, बट एक प्रॉब्लम है, हम जिस जो हमारे शरीर की 20% ऊर्जा यूज कर लेता है एक ही बारी के अंदर, और जो इतना पावरफुल है कि पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम को संभालता है, हम उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड आवर ब्रेन। वो हमारा दिमाग है। अब मैंने कहा कि ब्रेन हार्मोन ही ना रिलीज करे, और कोई व्यक्ति 3 फुट का है, 3 फुट का ही रहेगा वो, 4 का नहीं होगा। ब्रेन हार्मोन से रिलीज नहीं करेगा आपको। ब्रेन हार्मोन से रिलीज ना करे तो मेरे जैसे ही व्यक्ति रहेगा, कितना ही घी खिला लो, घी की कढ़ाई में बिठा लो, लुक ऐसे ही दिखेगी। वो नहीं कर रहा ब्लड में फैट बनाने का फॉर्मूला रिलीज, तो ब्लड में फैट बनेगा ही नहीं। और ब्रेन रिलीज कर दे तो लोग कहेंगे कि मैं हवा पानी से मोटा हो रहा हूँ। समझ रहे? सब कुछ उसके ऊपर है।
क्या ये सच है? ये सच नहीं है। हायरार्की होती है, एक मैं हूं, एक मेरा बॉस है, एक उसका बॉस है, एक उसका बॉस है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती है एक। ऐसे हमारे ब्रेन के अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है। कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस के ऊपर भी एक, सब कॉन्शियस के ऊपर भी एक है जिसका नाम है सुपर कॉन्शियस। कॉन्शियस सब कॉन्शियस दोनों का बॉस है सुपर कॉन्शियस। खतरनाक, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हमारे दिमाग के अंदर है कि हम सोच नहीं सकते। मेमोरी कितनी है हमारे दिमाग की? सिंपल सी, सभी कॉपी पेन लेके बैठे हैं, ध्यान से समझिए, लिखिए। एक ब्लड सेल 84 GB, वन ब्लड सेल इक्वल टू 84 GB, और सिर्फ 3 ट्रिलियन ब्लड सेल होते हैं। 3 ट्रिलियन ब्लड सेल गुना 84 GB करके जरा कैलकुलेटर बताना किसका चालू हुआ। दुनिया का कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं बना जो ह्यूमन ब्रेन की मेमोरी को काउंट कर सके, इतनी मेमोरी होती है। साइंस कहती है कि पिछले 10 लाख जन्मों का डेटा होता है आपके ब्रेन के अंदर, 10 लाख बर्थ्स का। अध्यात्म भी कहता है कि होता है, लेकिन उस डेटे की हमें जरूरत क्या है? जरूरत है। जरूरत क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट बर्थ में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटियां हायर की हैं। हमने हंस से प्यार करना सीखा है, हमने बंदर से छलांगे लगानी सीखी हैं, हमने शेर से दहाड़ना सीखा है, गुस्सा करना सीखा है, भालू से हमने इमोशन समझा है, मीठा खाना सीखा है, बगुला से हमने मेडिटेशन करना सीखा है। डिफरेंट डिफरेंट जर्नी में जो हम जीव जंतु वाली लाइफ से आते हैं, हमारी बॉडी ने हर एक चीज को, हर एक फियर को, हर एक मोटिवेशन को, हर एक ताकत को, एंगर को, ग्रेटिट्यूड को लर्न किया है। ठीक है, और वो सारा कुछ हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर है, जिसको दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है डीएनए। डीएनए भी होता है ना, ठीक है जी। डीएनए में भी पूरी इंफॉर्मेशन भरी होती है। 1 से 10वीं क्लास, मतलब 0 से 10वीं क्लास तक का जितना भी हमारी लाइफ होती है ना, 10th क्लास तक कन्वर्ट, मतलब 15 साल की जिंदगी मान लीजिए, एक सेल के अंदर पूरी लाइफ का डेटा होता है। एक सेल के अंदर इंटायर लाइफ का डेटा। हम 3 ट्रिलियन ब्लड सेल और 1 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ पैदा होते हैं। 1 बिलियन न्यूरॉन्स और 3 ट्रिलियन ब्लड सेल। सोचो, फिर भी गरीब है, फिर भी परेशान है, फिर भी दिक्कतें हैं। अब जब ये चीज हमारे पास ये डेटा आ गया कि इतना कुछ हमारे पास है, ये मेरी और आपकी बात नहीं है, हम सबके पास बराबर है। अब दूसरी चीज इसके अंदर निकल के आती है कि इस ब्रेन में यूनिक चीजें, मूविंग चीजें, हिस्टोरिकल चीजें, प्रोग्रामिंग होती हैं, और ब्रेन को जहां तक उसकी अपनी कैपेसिटी है फालतू की चीजों को प्रोग्राम नहीं करता, लेकिन अगर यूनिकनेस आ गई तो प्रोग्राम करेगा। जैसे मैंने बोला कटप्पा, या मैंने बोला लालू प्रसाद यादव, अब दोनों के ही चेहरे आपके सामने आ गए होंगे, ठीक है जी। दोनों से ही हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक बिहार का मुख्यमंत्री था, आज चारा घोटाला में अंदर है, और एक मूवी का हीरो था। अब मैंने कहा दिल जले तो आपको अजय देवगन की याद आई होगी जरूर, और मैं कहूंगा शाहरुख खान तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आपके दिमाग में शाहरुख खान की पिक्चर्स आ गई होंगी। क्यों? हम इन लोगों का डेटा अपने ब्रेन में लेके घूम रहे हैं, और वहीं हमारे गुरु जी की एक किताब अगर हमारे हाथ में दे दी जाए और कहा पढ़ लो और याद करके बताना, तो नींद आ जाएगी। और वही सपना मैडम ने क्या दिया, 5-5 लोगों को लेके आना, तो भी नींद आ जाएगी, तो भी नहीं लाएंगे हम सारे। तो होता क्या है, ब्रेन वो करता है जिसमें उसको इंटरेस्ट आता है, यूनिकनेस के पीछे भागता है। 24/7 ब्रेन यूनिकनेस के पीछे भागता है। अब समझो आपकी जिंदगी में आपके साथ खिलवाड़ कैसे होते हैं। आधी परेशानियां हमारी हैं और आधी परेशानियां हमें समाज से दी जाती हैं। आधी परेशानी का नंबर 1 पकड़ते हैं, पॉइंट क्या है? नंबर 1 पॉइंट है कि आपको एक किताब दी गई जिसमें कि 30 पेज हैं, और मैंने बोला आपको कि ज्योति मैडम जी, ये 30 के 30 पेज मुझे कल सुबह तक याद करके दिखाओ। अब ज्योति मैडम को टेंशन हो गई, 30 पेज
सुबह तक, और जो शब्द जहां से पूछो ना वहीं से बता देना, टेस्ट होगा सुबह, खत्म, गेम ओवर। आधी काम हो गया इनका। क्या स्ट्रेस लेवल बढ़ गया 2-3 इंच। 30 पेज कैसे याद होंगे? अभी याद करने शुरू नहीं किए, किताब देख के कहेंगे कि ये कैसे याद होंगे। चलो, किसी ने मोटिवेट किया, कोशिश करती हूँ। 2, 4, 5, 6 पेज पढ़े और 7वें पेज पे फिर आउट, नींद आ रही है, सो जाऊं, सुबह कर लूंगी, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, अभी ये जरूरी काम है, अभी वो जरूरी काम है, गेम ओवर। वहीं पति ने कहा चलो मूवी दिखा के लाता हूँ, और लेके चले गए आपको। कहाँ? आपको लेके गए एक थिएटर में और बिठा दिया बाहुबली के सामने। बाहुबली की मूवी देखी और घर आए टेंशन में दोबारा से। अब टेंशन क्या है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये टेंशन है। ठीक है जी, उसने भी तो, डायरेक्टर ने भी तो खेला ना आपके साथ, और आप भी टेंशन में गए। ठीक है जी। अब हुआ क्या, पर्सनल एक्सपीरियंस है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, मैंने थिएटर में बैठ के बता दिया था किसी को कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा। मैंने बाहुबली की नावल पहले से पढ़ रखी थी, बुक है इसकी एक, पहले से पढ़ रखी थी। वो बंदा मेरा यकीन ही नहीं करे, कह रहा ये तो स्टोरी नहीं है, तो अपने मन से बना रहा है। मैंने बोला ठीक है, मैं आ गया। अब 2 साल इंतजार, टेंशन लेने के बाद कहानी वही निकली, क्योंकि कहानी तो नॉवल से ही बाहर निकल के आनी थी। कौन सा कहानी मैंने बनाई थी, कहानी तो नॉवल से आनी थी। लेकिन 2 साल टेंशन थी लोगों के मन में, एक अनवांटेड थॉट कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ट्रेवल कर रहा है जब भी याद आ रही है उनको। और खास कर अगर आप बच्चों की मूवी थी, बच्चे बड़े टीनेजर इसके अंदर बड़े इंक्लूड थे, उनकी बात करें तो वो ज्यादा टेंशन में थे कि क्यों मारा भाई। किसी ने ये भी सर्च करा कि मूवी का आधार क्या है। एक डायरेक्टर, एक हिप्नोथेरेपिस्ट, एक बिजनेसमैन, और एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, व्यक्ति, लीडर, ये सब हम सबके दिमागों के साथ खेलते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके के साथ खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? वो खेलते हैं आपकी सिक्स सेंस के साथ। वो आपके साथ करते हैं एडवांस एनएलपी। क्या करते हैं? एडवांस एनएलपी, हिप्नोसिस, मास्टर हिप्नोसिस। और आपको समझ भी नहीं आता, हम सब फंसे रहते हैं। बाबा रामदेव ऐड करेगा शैम्पू की और बाल खोल के आ जाएगा। भैया शैम्पू के ऐड में आपने बाल खोले, तो भैया जो दूसरा वो एलोवेरा बेचते हो खाने पीने वाला, उसमें तो आपने नहीं खोले। टूथपेस्ट की ऐड में उसके दांत दिखेंगे, अपने दांत दिखाएगा, और शैम्पू के ऐड में बाल दिखाएगा। हम नहीं समझते। आज तक फेयर एंड लवली से कोई गोरा नहीं हुआ। फेयर एंड हैंडसम को जुर्माना भरना पड़ा जब एक बिहार के व्यक्ति ने 6 महीने तक रोज वीडियो बनाई, रोज फेयर एंड लवली बनाता था और लेट जाता था, रोज फेयर एंड लवली बनाता था और लेट जाता था। और 6 महीने बाद उसने केस डाल दिया कि ये गारंटी दे रहे हैं जी मैं गोरा नहीं हुआ। कोर्ट कहता सबूत दो, ये लो जी सबूत। 6 महीने की वीडियो दे दी, फेयर एंड लवली वाले को जुर्माना देना पड़ गया, और फेयर एंड हैंडसम की एड भी बैन हो गई। जी भैया, ठीक है जी। आया था। अब समझो, समझदार आदमी वो था जिसने 6 महीने मेहनत करी, और उसको पता था इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 5 मिनट नहीं लगाएगी पैसा देने में। 5 मिनट के अंदर फेयर एंड लवली ने कहा पैसा ले भाई, मेरा पीछा छोड़। समझ लो, हमें बेवकूफ बनाया जाता है हमारे VAK के थ्रू, विजुअल, काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी सिक्सेंस को यूज करके। एक फोटो मैंने आपको दिखाई, ठीक है। अब IVS का ये लोगो लगा हुआ है 2020, ठीक है जी। इसको देखने से हमें क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक फोटो जो स्टिल फोटोग्राफी है, आइडिया लेते हैं। एक मूवी आई मार्केट के अंदर, अब PK मूवी आई, और आमिर खान को दिखाया गया, बोला गया जी इसका नाम PK है, एक दूसरे प्लेनेट से आया है, और ये ऐसे ऐसे गुम हो गया। फिर दूसरी स्लाइड आई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये यहाँ गया, ये वहां गया, वो पूरी स्टोरी आई। फिर तीसरी स्लाइड आई। आपको मूवी पसंद आएगी क्या? आप ऐसी मूवी देखने जाएंगे जिसमें स्लाइडें चल रही हैं? नहीं जाएंगे। फिर दूसरी मूवी PK मूवी आई, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट आई। PK मूवी आई, ब्लैक एंड व्हाइट आई। आप उसको, और उसमें साउंड नहीं है, आप उसको देखना पसंद करेंगे मूवी को? ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है और उसमें साउंड नहीं है। चलो PK मूवी आई, साउंड है
बट ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं है, पिक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ साउंड है मूवी का। देखना पसंद करेंगे? नहीं। एक पैंट शर्ट डाल के भी तो मूवी बनाई जा सकती है ना, और एक जगह पे खड़े होकर भी बनाई जा सकती है। तो ये 10-10 मिनट में कपड़े डाल के क्यों बदल के आ जाते हैं? हीरो हीरोइन 10-10 मिनट में कपड़े बदल के क्यों आ जाते हैं? मोदी जी भी एक ड्रेस में रैली कर सकते हैं ना, 4 रैलियों में 4 अलग अलग ड्रेस डाल के क्यों जाते हैं? आपको समझने की जरूरत है। मैंने कहा कलर, तो मूवी के अंदर ऐसे कलर्स डाले जाते हैं, ऐसी लोकेशंस डाली जाती हैं जिसको देख के हम अपनी आंखें ना हिला सकें और देखते ही नहीं। इससे पहले हम आंख हिलाए, इससे पहले वो स्लाइड चेंज कर देते हैं, मूव कर देते हैं मूवी को। सेकंड, कलर बदलेंगे, मूवी के अंदर ड्रेसेस बदलेंगी और हम देखते हैं। तीसरा क्या है, मूवी के अंदर होती है स्टोरी, हमारे इमोशन से रिलेटेड। गाना बनाएंगे, ऐसा एक लड़का था जो मुझे प्यार करता था, ऐसी एक लड़की थी जो मुझसे प्यार करती थी, ठीक है। ऐसे ऐसे गाने किशोर कुमार ने गाए ना, आधा हिंदुस्तान पीछे चला गया। मेरा जीवन तो कोरा कागज है, ठीक है। जिसने गाया उसने तो क्या परमिशन दे दी अपने ब्रेन को गाना गाते हुए। तो प्यार है किसी और का, मतलब उसने नहीं भी अफेयर चलाना होगा, वो दूसरे के साथ अफेयर चलवा देगा उसका ये गाना गा के, तो जो चाहता कोई और है। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे गाने आए हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, मोस्ट नेगेटिव सॉन्ग्स। मतलब मेरा जीवन तो कोरा कागज है या देवदास जैसी मूवीज के अगर आप गाने उठाओ, तो गाना क्या है? गाने के माध्यम से आप किसी भी अफर्मेशन, गाना सीधा परमानेंट मेमोरी में जाएगा। और आपने अपने ब्रेन को क्या कह दिया कि मेरा जीवन तो कोरा कागज है, और आपके ब्रेन ने कहा यस। किसी ने आपके पैसे देने थे, उसका चेक बाउंस हो गया, आते पैसे चले गए आपके। क्यों? क्योंकि आपने कहा कोरा कागज है, किसी दूसरे ने नहीं कहा। और कहते हैं कि मैं ईमानदार था, सामने वाला बेईमान था। आप ईमानदार हो सकते हैं, बट आप एजुकेटेड नहीं हो। और अज्ञान ही सबसे बड़ी ऐसी इतनी बड़ी चीज है जो डिफाइन करती है कि आप कितना परफॉर्म करोगे और कितना परफॉर्म नहीं करोगे। ज्ञान और अज्ञान का इतना ही फर्क होता है। सामने वाला बेईमान नहीं होता, और आपको ईमानदार होने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप नॉलेजेबल हो और आपको पता है कि बट आई हैव, तो काम हो जाना है वहां पे आपका। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। गाने आते हैं मूवीज के अंदर, साउंड आता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्यून आएंगी जो हमारे ब्रेन को, हम बड़े एंगेज हो जाएंगे। आजकल लोग कच्चा बादाम में एंगेज हो रहे हैं, गाना चल रहा है एक, ठीक है जी, जिसको ब्रेन को अट्रैक्ट करता है साउंड। हमारी ऑडिटरी सेंसर को अट्रैक्ट किया उन्होंने गाने के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू। हमारे विजुअल को अट्रैक्ट किया उन्होंने कलर के थ्रू, और अच्छे अच्छे व्यूज दिखा के, ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग हुई है, यहाँ शूटिंग हुई है, इस लोकेशन पे हुई है, हमारे विजुअल को किया। इमोशन, आंसू आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। मतलब एक मूवी जब आप बैठ के देख रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है सलमान खान मैं हूं, वो नहीं। ट्रू। ऐसा इमोशन मूवी के अंदर होता है जिसको बोलते हैं हिप्नोटिक लैंग्वेज स्क्रिप्ट। हिप्नोटिक लैंग्वेज स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि जो भी बैठे वो हिप्नोटाइज्ड हो जाए मूवी के साथ। और पल भी नहीं देते आपको डायरेक्टर, मीडिया वाले, एक पल भी नहीं देते सोचने के लिए कि आप टीवी के आगे से उठ के चले जाओ। इमरजेंसी क्रिएट कर दी, जैसे इमरजेंसी क्रिएट करके रखते हैं आपके सामने। हर एक सीन के बाद सस्पेंस, इंटरवल के बाद कोई आदमी बोर होकर चला ना जाए, तो इंटरवल ऐसे सस्पेंस से खत्म करते हैं, गोली लग गई, बंदा गिर गया, आपने कहा मर गया, इंटरवल के बाद जिंदा हो जाता है। ऐसी कितनी मूवीज में आप देख लो। दे आर प्लेइंग विद ओवर सिक्स सेंस, वो हमारी सिक्स सेंस से प्ले करते हैं। सारे प्रोडक्ट कैसे बिकते हैं मार्केट के अंदर, वो हमारे VAK को हैक कर लेते हैं। और NLP हमें बताती है कि अपने VAK का यूज कैसे करना है, कि कोई तुम्हें हिप्नोटाइज ना कर सके, तुम किसी के बहकावे में ना हो, तुम अपने थॉट को समझो। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। और गहराई में चलते हैं। सारी एड ऐसी होती हैं, ठीक है। ओरिजिनल अजय देवगन कैसा है वो सबको पता है, ठीक है। अब शिखर खा के मैंने ये पा लिया, खुद ने कभी जिंदगी में शिखर नहीं खाया और दुनिया भर के लोगों को शिखर बेच दिया, पान मसाला बेच दिया। लोग मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। और रजनीगंधा वाला नोएडा में कर्जे में पड़ा है, रजनीगंधा वाला कर्जे में है बैंकों के,
ठीक है, और दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं बाहर खड़े होके। आज कोई इमरजेंसी नहीं है आज के दिन में। आज यूक्रेन में कोई मिसाइल नहीं फेंकी रशिया ने, आज किसी प्रकार की कोई संधि वार्ता नहीं हुई, आज यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कोई नई वीडियो रिलीज नहीं करी। ऐसा होगा, हो सकता है क्या? सब चल रहा है, वॉर भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है, वीडियो वॉर, डिजिटल वॉर भी चल रहा होगा, बट आज टीआरपी किससे है? चुनाव के ऊपर। आज भारत का आदमी क्या देखना पसंद करेगा? कौन जीता। तो आज वो हमें यहाँ बेवकूफ बना रहे हैं, वो प्रत्याशी आगे, वो प्रत्याशी पीछे, वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, बेवकूफ बना। कल तक इन्होंने हमें पाठ पढ़ा दिया, पूरे यूक्रेन को इतने का नुकसान हो गया, इसको इतने का नुकसान हो गया, ये ऐसा, पहली ब्रेकिंग न्यूज, पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये देखो मिसाइल दिखा रहे हैं। इस प्रकार से राफेल को एक्सप्लेन किया मीडिया ने कि जैसे हमारे घर का बच्चा ही बना लेगा जहाजी वाला, उसको सारे फीचर बता दिए। जब आपकी कंट्री की सिक्योरिटी का मैटर है कि कितनी दूर से मार करेगा, कितनी दूर से मार नहीं करेगा, आप क्यों बता रहे हो? दूसरे देश का आदमी भी तो देख रहा होगा। वो वैसा रडार सिस्टम तैयार नहीं करेगा क्या कि वहां से फेंक सकता है, वो वहां से फेंक सकता है, इसकी मारक क्षमता इतनी है। ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। वो हमारे VAK को हैक करते हैं, वो हमें इतना एंगेज करते हैं, बट विद हुम? वो हमें एंगेज करते हैं हमारे VAK के थ्रू, हमारे VAK के थ्रू। वो हमारे VAK के थ्रू हमें इतना एंगेज कर लेते हैं कि हम खोए हुए, डिफरेंट वर्ल्ड है, हमें समझ में नहीं आता कि हम हैं कौन, व्हाट इज आवर आइडेंटिटी। हम इतने पागल रहते हैं दुनिया के चक्कर में, हमें अपना नहीं पता। उसने तेरे बारे में ऐसा कहा, उसने तेरे बारे में ऐसा सोचा, ऐसी ड्रेस डाल लो तो अच्छे लगोगे, ऐसी ड्रेस डाल लो तो बुरे लगोगे। सब हमारे VAK का खेल है, समझ रहे? एक व्यक्ति कहता है कि गंजे को कंगी बेचने का जो हुनर रखता है ना, वो मार्केटिंग वाला है। मैं कहता हूं वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ और चीटर है। जिस आदमी को कंगी की जरूरत नहीं है, उसको क्यों बेच रहे हो भैया? गंजे को कंगी चाहिए ही नहीं, टोपी बेचो ना। बारिश आए, ओले पड़े, कुछ हो तो बेचारा ढक तो ले अपना सिर। तुम उसको कंगी बेच रहे हो, तुम उसके साथ चीटिंग कर रहे हो। ऐसी डेफिनेशन बना रखी है मार्केट के अंदर। और ये सब कुछ कौन ड्राइव करता है? समाज के कुछ लोग। मैंने आपको NLP के इंट्रोडक्शन में कहा था कि आपको नहीं पता बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है आपके। यू डोंट नो कि कैसे हमारा बेवकूफ बनाया जाता है हर एक चीज के अंदर VAK डाल के। ठीक है ना? तो लक्ष्य, आज तक किसी ने ये कहा कि 100% कीटाणु मरेंगे? या आपने अपने हाथ के अंदर कीटाणु देखे? या वो आदमी डॉक्टर है जो आपको पेप्सीडेंट या लक्स की ऐड दिखा रहा है, या डिटॉल साबुन की ऐड दिखा रहा है कि ये देखो जी आपके हाथ पे जैम है, और GIF बना देते हैं, ग्राफिक बना देते हैं कंप्यूटर पे, हम उससे हाथों के कहते हैं जेम्स मर गए, सैनिटाइज हो गए। आज तक तो हमें ये नहीं पता मैक्सिमम लोगों को सैनिटाइज के लिए कौन कौन सा मटेरियल कितना कितना यूज होता है। लोगों ने ड्रम में पानी के साथ 6-6 लीटर शराब मिला दी और बोतलों में भर के बेच दिया क्योंकि स्मेल आ रही थी। सैनिटाइजर है जी, और लगा के हम खुश हो रहे हैं कि हमारे हाथ साफ हो गए, हमारे हाथ मर गए, और बाद में पता लगा हाथों में खुजली हो गई, हाथ सूख गए। हमें बेवकूफ बनाया जाता है 24/7। और बेवकूफ कौन बनाता है? ये कुछ लोग। और कुछ लोग हमें ऐसे ड्राइव करते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता। आज एक इमोशनल स्टेटमेंट आ जाए ना, एक इमोशनल स्टेटमेंट कि ऐसा हो गया जी, ऐसा हो गया जी, हर किसी को गुस्सा आ जाएगा, हर एक को गुस्सा आ जाएगा। क्यों? ऐसा कैसे कर दिया उसने? भाई तुम्हारा कोई लेना देना थोड़ी है, उसने जो करा करा। अपनी दुनिया में देखो ना, आपकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम है, आप कहाँ खड़े उसको देखो। नहीं, हम लोग अंगेज हो जाते हैं किसी और के साथ। अपने दिमाग का यूज तो तब करेंगे जब अपने लिए टाइम निकालेंगे। 90% हम अंगेज हैं अदर्स के अंदर, और जो अदर्स है दे आर किलिंग। वो कभी नहीं चाहते आप खुश रहो, क्योंकि वो हर चीज में अपनी खुशी ढूंढता है। और हम भी होते हैं, हम भी ढूंढते हैं कि वो मेरी तारीफ करे, वो मेरी तारीफ करे, वो मेरे बारे में अच्छा बोले, वो मेरे बारे में ऐसा करा। हम भी अदर्स में आते हैं किसी के लिए, और कोई हमारे लिए भी अदर्स के अंदर आता है। तो NLP सिखाती है कैसे ट्रीट करें हम लोगों के साथ, कैसे बात करें हम, और कैसे हमें पता लगे कि व्यक्ति सही है, हमसे बात करने वाला गलत है, या हमारा कोई बेवकूफ बना रहा है। किसी एक ने कहा आज तक 100%, चाहे कितनी बड़ी कंपनी है ITC मौर्या, कहा डिटॉल का साबुन 100%, आपको
100% वो देगा, जैम से मुक्ति देगा। हमने जैम से नहीं देखे अपने हाथ के अंदर मुक्ति का नहीं। पुराने जमाने में तो दादियां राख दे देती थी, हाथ में चूल्हे से उठा के राख से बर्तन साफ कर लो, राख से हाथ साफ करो। तब क्या हमारे बर्तनों की चिकनाहट खत्म नहीं होती थी राख से? तब भी खत्म होती थी चिकनाहट। अब क्या हो गया कि मैं विम का अलग लेना पड़ेगा, ये लिक्विड अलग ले लो जी, ये अलग ले लो जी, ये इससे प्लास्टिक चढ़ा हुआ है साबुन पे, ये अलग ले लो जी, पानी में गलेगा नहीं। बेवकूफ बनाया जाता है, और इतने अच्छे से हमारा बेवकूफ बनाया जाता है, हम अपनी जेब खाली करते हैं। हम सारा दिन उनके लिए कमाते हैं, खुद के लिए नहीं कमाते। हम स्ट्रेस में और टेंशन में रहते हैं। ठीक है, क्वालिटियां बना दी अलग अलग कि ये ऐसे होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये वैसा होगा। सभी कुछ मतलब इतना कुछ बदल देते हैं हमारे दिमाग के अंदर कि हमें समझ में नहीं आता। सोचो, अभी किसी व्यक्ति ने एक PLI डाली, कोलगेट की एड वो व्यक्ति करते थे जो क्राइम पेट्रोल में विलेन का रोल करते हैं। ठीक है जी, उनको एक व्हाइट कलर का कोट पहना दिया और उसने कहा कि क्या आपके कोलगेट में नमक है? और बाबा रामदेव ने कहा उनकी कोलगेट में तो नमक होती है, हमारी में तो नमक नहीं है। और लोग कभी बाबा रामदेव की तरफ भाग रहे हैं, कभी उसकी तरफ भाग रहे हैं लोग। और वो व्यक्ति व्हाइट कोट पहन के बैठा है, ही इज ए डॉक्टर, या सिर्फ उसने डॉक्टर की ही ड्रेस डाली आधी, और आपने कभी कोलगेट का वो भी नहीं पढ़ा कंटेंट, इसकी डिब्बी पे क्या लिखा होता है। लिखा हुआ है कि काल्पनिक बंदा बिठा रखा है हमने। अब बैन हुआ है वो आदमी कि भैया डॉक्टर है तो बोले, नहीं तो मत बोले, अब डॉक्टर को लेके आओ बोलने के लिए। तो हम उनके चक्कर में क्या करते हैं, सेंसिटिव वाली वो दे दो जी, मेरे दांतों में सेंसिटिव वाली तो वो कोलगेट दे दो, ऐसी चौक वो कोलगेट दे दो, हम डिफरेंट वो करते हैं। तभी लोग समाज के अंदर, ट्रस्ट में खुद से सोचिए, आप 100 में से कितने % विज्ञापनों से, नेताओं से या दूसरे प्रकार के लोगों से जो आपको ड्राइव करते हैं अंगेज है? आपका अपना दिमाग है या कोई और स्टेयरिंग पकड़ के बैठा आपके दिमाग का, वो ड्राइव कर रहा है आपको? फेसबुक वाले ने सिस्टम बनाया, पोस्ट पे लाइक करो जी, मेरे को इतने लाइक मिले, मेरे को उतने लाइक मिले। आजकल वो काम इंस्टाग्राम के ऊपर चल रहा है। भाई किसी ने उंगली मार दी तो क्या हो गया? आप खूबसूरत थोड़ी हो गए उससे। नहीं है किसी के पास टाइम, शौक पे सब कुछ, सब हमारा बेवकूफ बना रहे हैं। हमें ह्यूमन वर्ल्ड टू वर्चुअल वर्ल्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है, और हम वर्चुअल वर्ल्ड में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 50 से 70% एंगेज है। 30% आओ अपने लिए आप क्या सोचते हो? मुझे नहाना है, मुझे स्वस्थ रहना है, और मुझे टाइम पे खाना है। चौथी चीज क्या है आपकी? नींद तो आपकी खा गया पूरा सोशल मीडिया, सोने तो देता ही नहीं वो रात को। 70% यू आर एंगेज, योर VAK इज एंगेज विद अदर्स। तो सोचो, आपकी जीवन में पीस ऑफ माइंड हो सकता है क्या? आपका VAK बिल्कुल कहीं और है और आप कहीं और हो। सॉफ्टवेयर कोई और चला रहा है और आप कहीं और हो। और ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि 5% लोग ही दुनिया चला रहे हैं और बाकी सब लोग भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं। उसने ये गाड़ी ली है तो मैं भी यही गाड़ी लूंगा। 20 लाख रुपए का लोन, 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट, ये कौन सी तमीज है 20 लाख की गाड़ी लेने की? आपके पास 20 लाख है तो 20 लाख की कार ले लो ना, या फिर 15 लाख तो हो। आप 2 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हो और 18 लाख रुपए का लोन ले रहे हो। ये सेंस है या नॉन सेंस है? और जब तक आप उसका लोन चुकाओगे, एक तो लोन 40% तो इंक्रीज होगा कम से कम गाड़ी का प्राइस, और ऊपर से जब आप उसका लोन चुकाओगे तब तक आपकी गाड़ी किसी लायक नहीं बचेगी। 5-6 साल के बाद गाड़ी की लाइफ कितनी होती है? गाड़ी की एक्चुअल अच्छी लाइफ की बात करें तो 5 या 6 साल डीजल वाली गाड़ी। पेट्रोल वाली गाड़ी भी इतनी, आप मान के चलो 6-7 साल, उसके बाद तो गाड़ी सड़क पर चलेगी तो कोई ना कोई तो ठोकता ही रहता है। तो हम कहाँ गुम है हमारी VA की, हमें नहीं पता। और NLP बताती है कि अपने VAK को एक स्ट्रेंथ में कैसे लाएं। आप अपने VAK के साथ बिहेवियर कैसे, पैटर्न कैसे चेंज करें। आपको पता ही नहीं आपके पीछे कितना डर प्रोग्राम करा जा रहा है। आज कोरोना कहाँ है? आज मास्क कहाँ है? आज आप भारत का जो हेल्थ मिनिस्ट्री का वेबसाइट है, अभी कोई भी व्यक्ति बात करते करते सर्च कर ले
कि कल कितने कोरोना के मरीज थे, इतना सर्च कर लो तो आपको एक डेटा निकल के आएगा, 3000, 5000, 2000 जितने भी थे। लेकिन वो ब्रेकिंग न्यूज में क्यों नहीं है आज? एवरेज 400 लोग डेली कोरोना से मर रहे हैं, बट वाई ब्रेकिंग न्यूज का पार्ट क्यों नहीं है वो? और एक टाइम पे कोरोना 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 कोरोना, मतलब मैं देख रहा था लोगों का बिहेवियर कि पति बेचारा नौकरी करके आया, वाइफ के लिए कपड़े भी बाहर उतारो, खुद भी बाहर रहो, बैग भी बाहर रखो, बाथरूम में जाओ सीधा, अपने कपड़े भी खुद धो। मतलब आप ही का पति है भाई, आप ही के घर का व्यक्ति है, क्या हालत कर दिया आपने उसकी? इतना ही डर हो गया आपको कि व्यक्ति कोरोना ले आया, मतलब आपको इतना ही प्यार है कि आप डर गए? ऐसा बिहेवियर। लेकिन वो बिहेवियर प्रोग्राम किसने किया? इंटायर मीडिया। हमारे बीए के कौन ड्राइव कर रहा है? कोई हो, हम तो नहीं। हम स्वयं तो ड्राइव नहीं कर रहे अपने बीए को, और जब हम स्वयं ड्राइव नहीं कर रहे तो फिर कौन ड्राइव कर रहा है? कोई और। अब मीडिया को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, मीडिया का काम खत्म हुआ, ठीक है जी, अपना काम शुरू करते हैं। अपने सामाजिक लोग, ठीक है, सबसे पहले आते हैं अपनों से सावधान, अपने आसपास के। तेरे चाचे का बच्चा देख कितना अच्छा पढ़ रहा है, और तुझे देख वो कुछ बन जाएगा, तुम ऐसे ही रह जाओगे। हो गई स्टोरी शुरू अपनों से, फिर पड़ोसियों से स्टोरी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। फिर आगे की स्टोरी। आज हमारे घर के एक बच्चे का रिजल्ट आना था, तो हमारी माता जी का फोन आया कि वो पास हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। मैं तो बाकी तो बहुत सारे बच्चे तो फेल भी हो गए, अब उनकी चिंता क्यों कर रहे हो? आप क्या पास करवा के आओगे? हमारा फोकस जहाँ होना चाहिए वहां नहीं होता। हमारा फोकस अलग अलग दिशाओं में होता है, और उस फोकस को अलग अलग दिशाओं में रहने के लिए ट्रेंड किसने किया पता है? ट्रेंड किया है सामाजिक लोगों ने, हमारे अपनों ने और हमारे बाहर वालों ने, ठीक है। इतना करा है ट्रेंड कि आप सोचो मत। इतना ज्यादा ट्रेंड कर दिया है कि हम 70% हमारा दिमाग कहीं और है। वैसे ही हम बहुत थोड़ा सा यूज करते हैं, वैसे 70% कहीं और चला गया। अब कैसे काम चलेगा? एनएलपी कहती है खुद ये तुमने कम से कम 50 लाख न्यूरॉन्स टेस्ट करवा लीजिए। 15 साल से ऊपर के लोग, आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स मिलेंगे वो 50 लाख मिलेंगे, और जबकि पैदा आप 1 बिलियन से हुए थे। बाकी कहाँ गए? 50 लाख उड़ गए। उड़ गए नहीं, वो डेड हो गए। आपने उनसे काम ही नहीं लिया, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो आपके साथ है या नहीं है, चले गए। इतना स्मार्ट ब्रेन है हमारा, इतना स्मार्ट ब्रेन है कि हल्का सा कोई टच भी कर देना, ऐसे जो कोई दो लोग साथ बैठे एक दूसरे को टच करो, दूसरे आदमी को बता देता है किसने तुम्हें टच किया। इतना फास्ट है, इतना ज्यादा फास्ट है कि नींद के अंदर भी आपके साथ जुड़ा रहेगा 24/7। लेकिन हम उसके साथ जुड़े हुए नहीं है। और एनएलपी क्या कहती है? अपने VAK को अलाइन करो। वो जो 50 लाख गायब हो चुके हैं उन्हें रिकंस्ट्रक्शन करो, और अपने आप को पावरफुल बनाओ। बहकावों में मत आओ, और VAK के पीछे की साइंस को समझना शुरू करो। VAK को समझना शुरू करो। अब ऐसी 1000 घटनाएं हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम सबको इंक्लूडिंग मी, कि हम जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, कोई तो है जो पीछे से हम सबको बेवकूफ बनाने की तैयारी में 24 घंटे लगा रहता है। बना रहे हैं ना, एड डिजाइन हो रही होंगी, नई नई आइडिया लगाए जा रहे होंगे कि कैसे पब्लिक को ये बताएं कि वो हमारा ही प्रोडक्ट खरीदें, हमारा ही प्रोडक्ट खरीदें। ये आती ना मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां, जब कोई व्यक्ति आके सामने बैठता है ना मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला, तो वो आपको करोड़पति बना के ही जाता है। इतने लोग हो जाएंगे, इतने लोग हो जाएंगे, ऐसा काम होगा, वैसा काम होगा। तो या स्कीमें बन रही हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर, मीडिया हाउसेस के अंदर, बड़े बड़े लोग तैयार कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट, और बेचने किसको है? हमको। मतलब समाज का एक तकबा ऐसा भी है जो हमें बेवकूफ बनाने के लिए तैयार बैठा है, और वो दिन रात यही काम करता है, और हम इंतजार करते हैं। हम क्या करते हैं? इंतजार करते हैं।
एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इस बात की जरूरत को क्रिएट करती है कि हमें एनएलपी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि हमें एनएलपी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अब आप सोचो, आनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ना आने के कितने नुकसान है वो आपको समझ में आ गए होंगे अब, कि ना आने के पीछे हमारे साथ कितने सारे नुकसान जीते हैं। अब दूसरी बात पूछता हूँ, क्या हमारे घर के बच्चों को एनएलपी हमें सिखानी चाहिए या नहीं सिखानी चाहिए कि वो बेवकूफ ना बने फ्यूचर में? बिल्कुल सिखानी चाहिए भैया, इसलिए मैंने मेरी तो बेटी क्या मैंने आप लोगों को गलत कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो? इसीलिए कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीज समझ में आए कि हम कहाँ बेवकूफ बन रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूं तो एक दिन में YouTube से उतना पैसा कमा लूं जितने में मेरा 6 महीने का काम होता हो। मेरे पास कंटेंट और मेरे को एनएलपी आती है, मुझे पता है क्या बोलना है वीडियो के अंदर कि हर कोई आपकी वीडियो देखेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चाह लूंगा तो देखेंगे ना। ये तब पॉसिबल है जब आपके पास ऐसा कोई ज्ञान है, और अगर आपके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है ना, तो आप YouTube पे बैठे रहो 24 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नब्ज पकड़ते हैं वो हमारी, समझो। जिसे आप मोबाइल फोन कहते हैं, हु इज ही, इसको पता है कि आपने क्या सर्च किया। इसको पता है आपने सर्च किया मैगी, या आपने सर्च किया कोई स्टोन, आपने सर्च की कोई भी चीज, थोड़ी देर में आपके पास ऐड में आने लग जाएगी। आपने सर्च की फेसबुक पे, आ गई ऐड इंस्टाग्राम पे। आपने सर्च किया अमेज़न पे, ऐड आ गई कहीं और से आपके पास, यूट्यूब पे आ गई। कैसे आ गई? बैठे हैं पीछे बहुत सारे दिमाग ये जानने के लिए कि ये व्यक्ति क्या सर्च करता है, ये व्यक्ति क्या देख रहा है। पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, आपकी एक एक चीज क्यों, ये प्रोडक्ट इस व्यक्ति ने सर्च किया, डालो। और इधर मैं बैठा हूं, मान लो मैंने बोतल डाली कि मूलाधार, इसका पानी पीने से मूलाधार चक्र ठीक हो जाएगा, और किसी ने चेक किया मूलाधार चक्र, तो गूगल मुझे कहेगा ऐसा है 1500 रुपए दो, ऐसे लोगों के पास आपकी बोतल पहुंचाऊंगा जो मूलाधार जो आपसे खरीदेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, गूगल को मैंने 1500 रुपए दिए। उसने मेरी बोतल किसको दी? जिसने कहा मूलाधार चक्र कैसे परफेक्ट करूं, वहीं पे आ जाएगी कि एड क्लिक। काम है उनका। और सब सोचते हैं गूगल फ्री है, गूगल फ्री नहीं है। गूगल को प्रोडक्ट डालने वाला पैसा देता है और गूगल देखने वाले को बेचता है। एक खरीद रहा है और एक बेच रहा है, गूगल तो बीच में है बेवकूफ बनाने के लिए। कुछ फ्री में नहीं है आपके लिए, नथिंग। आप समझते हो कि आप जो जीपीएस यूज करते हो कि यहां से वहां जाना है, वो फ्री में है, सैटेलाइट फ्री में लगा रखा है, कुछ नहीं। तो देखता ही आदमी कितनी ट्रैवलिंग करता है, उस हिसाब से आपको सारे ट्रैवल के ऑफर आते हैं। उस हिसाब से आपके उबर ओला के अंदर डिस्काउंट आते हैं। अच्छा, बड़े दिनों से आप कहीं गए नहीं, 20% डिस्काउंट चल रहा है, चले जाओ। 30% डिस्काउंट चल रहा है, चले जाओ। जोमेटो कहता है 3 मिनट में आपको फूड डिलीवरी दे दूंगा, आज इतना डिस्काउंट चल रहा है। सब एक हैं और सब मिलके हमारा बढ़िया वाला बेवकूफ बनाते हैं। आपको मैं कुछ स्टोरीज हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। यू विल बी शॉक्ड कि इतना बेवकूफ बनाया जाता है, इतना बेवकूफ बनाया जाता है कि एक लड़की पिज्जा सर्च कर रही है और दूसरे लड़के के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैसेज जा रहा है कि शी लाइक पिज्जा, डू यू वांट टू ऑफर। एक ही रेस्टोरेंट में दोनों ऐसे बैठे हैं आगे पीछे, और कोई वॉच कर रहा है उनको, हम सबको कोई वॉच कर रहा है, और वो कह रहा है कि डू यू वांट टू ऑफर, और वो लड़का उसको पूछता पिज्जा खाओगे। सोच रहे हो बिका क्या बीच में? पिज्जा। लेकिन जिसने सर्च किया उसके पैसे से नहीं, दूसरे के पैसे से। और बिकवाया किसने? पीछे कोई बैठा है। और ऐसे ही हमारा दिमाग जो है ना, वी आर हैक्ड, हमें हैक कर लिया गया है। और हम उस हैक माइंड के साथ पीस ऑफ माइंड ढूंढते हैं, उस हैक माइंड के साथ हम पता नहीं क्या 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 ढूंढते रहते हैं, मिलेगा क्या? इतना भौतिक वर्ल्ड प्रोग्राम करा जा चुका है कि हम कोशिश कितनी भी कर लें, आगे नहीं निकलेंगे।
हमें फंसा के रखेंगे। जब मोबाइल वर्ल्ड आया था तो एवरेज टाइम 15 मिनट था और आज स्क्रीन टाइम 7 आवर्स होता है। जो कहते हैं ना सारा दिन मैं घर का काम करती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, उसका स्क्रीन टाइम भी 4 घंटे होता है। अपने हार्ट को कभी थैंक यू नहीं बोला धड़कने के लिए, लेकिन मोबाइल में घंटी बजे तो उठा लो, और घंटी नहीं बजे तो भी देखो कि कुछ आया नहीं अभी तक। गेटिंग माय पॉइंट? इतने हैक्ड हैं हम। और ये हैकिंग सिर्फ उन लोगों की हो सकती है जिनको नहीं पता कौन हमारे साथ खेल रहा है, और जिसको पता है व्हाट इज एनएलपी एंड हाउ टू यूज, हैक करके दिखा दो। उस व्यक्ति को आप हैक करके दिखा दो। वो तो एंटीवायरस है, आ जाओ जिसको आना है वो नहीं करेगा। कुमार विश्वास ने एक स्टेटमेंट दी अभी, बड़ा रिसेंट आपको अपडेट बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादियों के साथ है, ये और वो है। केजरीवाल ने बड़ा हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज करके स्टेटमेंट दिया, हाँ मैं आतंकवादी हूं। उसने ना नहीं बोला, उसको पता था कि ना शब्द मेरे ब्रेन को समझ में ही नहीं आएगा। हाँ मैं आतंकवादी हूँ, स्कूल चलाने वाला आतंकवादी हूँ, हॉस्पिटल बनाने वाला आतंकवादी हूँ, दिल्ली के लोगों को ये देने वाला आतंकवादी हूँ, और आज भी बोल गया वही बात। वो किसी ने गौर नहीं किया कि दोनों की स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस आया। मेजर डिफरेंस, उसने कुमार विश्वास को ना नहीं कही। अगर वो ना कहता और काउंटर करता तो बाकी दुनिया के ब्रेन के अंदर भी काउंटर हो जाते कि वो हाँ कह रहा है और वो ना कह रहा है। एजेंडा किसका था? बीजेपी का। कुमार विश्वास कहाँ खड़ा था? जहां पीछे राम 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 लिखा हुआ था, साफ समझ में आता था। गलती कहाँ हुई? यही सेम स्टेटमेंट मोदी ने दे दी कि कुछ लोग साइकिल पे बम लेके घूमते थे। अखिलेश यादव के ऊपर भी सेम बम फोड़ दिया और वहां पे नल एंड वाइड हो गया। लेकिन केजरीवाल ने जो स्पीच यूज करी, उसने उसका वोट बैंक डूबने से बचा लिया। मोदी ने कहा भाइयों और बहनों, सबने कहा हाँ जी। दिल्ली में किसकी सरकार? लोगों ने बोला जी आपकी सरकार। मोदी ने बोला दिल्ली में किसको वोट दोगे? लोगों ने बोला जी आपको वोट देंगे। और जब वोट देने गए तो 7 सीट केजरीवाल की और मोदी की कितनी? मोदी ने मास हिप्नोटिज्म का यूज किया और प्रोग्राम किया, स्लोगन, ठीक है जी। और पब्लिक ने भी वही किया जो उनको प्रोग्राम हुआ। और आप कौन था? केजरीवाल। हिप्नोथेरेपी स्कूल ऑफ इंडिया की रिसर्च पढ़ लो या दुनिया के किसी भी हिप्नोथेरेपिस्ट की रिसर्च पढ़ लो, मोदी से मिस्टेक हुई और केजरीवाल को बेनिफिट मिला। ये होती है मास प्रोग्रामिंग की पावर। भाइयों और बहनों, मैं भी आप ही की तरह हूं। पकड़ लिया आपका इमोशन? मेरी माँ भी ऐसा करती थी, बहुत गरीब परिवार से आया हूं। वो बेचारा कहता कहता थक गया कपिल सिब्बल की भाई साहब तब तो स्टेशन ही नहीं था। जब मोदी का बचपन था तब तो वहां स्टेशन ही नहीं था, कौन सा स्टेशन पे चाय बेची हमें तो दिखा दो। झूठ थोड़ी बोलेगा, वो भी मंत्री रहा है, डेटा होगा उसके पास तभी तो बोल पा रहा है। कह रहा जी वो स्टेशन ही नहीं था, ये तो गया ही नहीं कभी चाय बेचने बंदा, ये कैसे बोल रहा है कि मैं चाय बेचता था। काउंट्रोवर्सी है, लेकिन मोदी की स्टेटमेंट में इमोशन है। उसकी स्टेटमेंट का डेटा मैटर ही नहीं करेगा पब्लिक के दिमाग पे। पता हम में से किसी को भी नहीं है, हमने भी नहीं देखा, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या है? इमोशन है। सबका साथ सबका विकास नारे की कीमत बता दो कोई कितनी है, कितने करोड़ है ये बता दो। जिसने नारा बना के दिया उसने कितने करोड़ रुपया लिया ये बता दो कोई आदमी। स्लोगन बनाए जाते हैं और प्रोग्राम किए जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। सबका साथ सबका विकास मतलब ओहो मैं भी आ गया, मेरा भी होगा, मेरा भी होगा, मेरा भी होगा, मेरा ही होगा। हम काला धन लाएंगे। आया काला धन? बिल्कुल आया। जितने भी आंटियों ने छुपा रखे थे रजाइयों में पैसे सब निकलवा लिए नोटबंदी के बाद। कुछ ऐसे शब्द जो सीधा ही आपके इमोशन को हैक कर लें, इनसे डिजाइन होते हैं भाषण और स्क्रिप्ट्स सभी प्रकार के। छोटा मोटा आदमी थोड़ी लिखता है। आप लिखो ना किसी मूवी की स्टोरी, आपको जब स्क्रिप्ट लिखनी है तब पता लगेगा काजोल की आंख में आंसू कब आएगा, पलक कब झिपकाएगी,
और कैसे वो व्यक्ति का एक्शन होगा, कैसा साउंड होगा पीछे। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। लेकिन वो क्रिएटिविटी कितनी पावरफुल होती है वो आप लोग देख लो। वो क्रिएटिविटी कितनी पावरफुल होती है वो आप लोग देख सकते हो कि कैसे हमारा माइंड है, किसी और ने किया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि VAK कहीं और है और हम कहीं और है। मानते हैं आज की डेट में एक बच्चा, VAK का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि एक मूवी चली और उस मूवी में आप बैठ गए सीट के ऊपर। अब आप नहीं रहे, आप हो गए बाहुबली। आप मूवी के अंदर देख रहे हो और आपका इमोशन जुड़ गया कि हाय उस बच्चे को साथ ऐसा किया, राजमाता ऐसी हो गई, एक विलेन बन गया। प्रेम चोपड़ा जैसा शरीफ आदमी इंडस्ट्री में नहीं है कोई, लेकिन हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, विलेन है। सबसे शरीफ आदमी प्रेम चोपड़ा, उसके बारे में क्या सोचते हैं, विलेन है। अमरीश पुरी जैसा व्यक्ति एक्टर नहीं, तो उसने कर ली थोड़ी सी बुढ़ापे में अच्छी मूवीज, नहीं तो वो विलेन के रोल में ही आता था हमेशा, हमारे लिए वो विलेन ही था। अभी हम समझदार हो गए, बचपन में तो हम सब उसको विलेन की नजर से ही देखते थे। अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, क्यों? हमें प्रोग्राम किए जाते हैं, सब कुछ हमारे दिमाग में डाला जाता है और हम मूवी का हिस्सा बन जाते हैं। और हमारे जीवन में ये वो सारा के सारे डाटे में 6 चीजें हैं। मूवी में कलर है, मूवी में साउंड है, मूवी में इमोशन है, मूवी के अंदर यूनिकनेस है, मूवी मूविंग है, और मूवी के अंदर एक स्टोरी है। 6 की 6 चीजें मूवी के अंदर होती है। और हमारे जीवन में कोई घटना घटती है तो हम खुद को उस मूवी या वीडियो से रिलेट कर लेते हैं। और VAK इतना पावरफुल है कि 2 साल का बच्चा भी वीडियो देख के खाना खाने लगा है कि मेरे को वीडियो दिखाओ फिर खाना खाऊंगा। शिन चैन की तरह बिहेव करने लग जाएगा या डोरेमोन की तरह बिहेव करने लग जाएगा। VAK इतना पावरफुल होता है, ठीक है जी। और हमारा VAK कहीं और है, और हमारे VAK के पीछे हमें क्या प्रोग्राम किया जा रहा है हमें ये भी नहीं पता। आपको ये पता है कि आपके VAK के प्रोग्राम के पीछे क्या प्रोग्रामिंग है? आपको कैंसर जैसी ऐड दिखा दी जाती है, डर। अभी क्या दिखाया था कोरोना के अंदर, ऑक्सीजन नहीं होगा, ये ऑर्गन ऐसे डैमेज होगा, वो ऑर्गन ऐसे। एक ना लाइन थी, बॉर्डर लाइन, कुछ लोग थे जिनको मल्टीपल डिजीज थी, बेचारे वैसे बॉर्डर लाइन पे बैठे थे, उनको आगे करने का काम सारा इन लोगों ने किया है। इतना डरा दिया कि जैसे ही वो एडमिट हुए उनको लगा हम तो खत्म गए। और जिनकी विल पावर थी ना, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, कोरोना वोरोना देख लेंगे। ठीक चीज है, हो सकता है, बट आप अपने आप को कैसे कमांड कर रहे हो ये मैटर करता है। एक पूरी बॉर्डर लाइन साफ कर दी इन्होंने और इंटरनेशनल एजेंडा बना के ऐसे चमकाया कि मैंने एक बात ही पूछी थी सिर्फ कि नरसंहार क्या होता है। हर दिन 1000 आदमी इन्होंने डेली दिखाया कि मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है, 8 महीने तक। तो 8 महीने इंटू 1000 कर लो कितना आदमी मरा। 8 महीने के अंदर कितना आदमी मरा आप टोटल कर लो, सीधा नहीं दिखाया। हर रोज 1000 1000 1000 ऐसी 1000 चीजें हमारे ब्रेन में प्रोग्राम होती हैं। फियर प्रोग्राम होता है, हेयर स्टाइल प्रोग्राम होते हैं, पता नहीं क्या 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 प्रोग्राम नहीं होता। DOP के वो बुर्ज खलीफा से उतर जाता है ऋतिक रोशन। ओ भाई साहब, ऐसा झूला कहाँ से बनाया जो बुर्ज खलीफा से उतर जाएगा? वो बुर्ज खलीफा पे चढ़ के नीचे नहीं देखा जाता। मैं चढ़ा हुआ हूँ बुर्ज खलीफा के ऊपर, नीचे देखने की हिम्मत नहीं पड़ती आपकी। 90 किलोमीटर तक क्लियर दिखता है, इतनी हाइट है। जबकि टोटल हाइट पे नहीं लेके जाते, वो 200 कुछ फ्लोर पे लेके जाते हैं। झूला बना के उसको उतार दिया, या फिर वो हिल्स के अंदर बाइक को जंप करवा रहा है। और यहाँ हमारे बच्चे बेचारे मोटरसाइकिल घुमाने में ही गिर जाते हैं, हाथ पैर तुड़वा के घर पे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हम भी ऋतिक रोशन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बट ऋतिक रोशन ने आपका बेवकूफ बनाया, आप क्यों बन गए बेवकूफ? और उन्होंने बताया कि ये सब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए है लीगली, लेकिन हमने एंटरटेनमेंट ना करके अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया। ऐसे हमारा VAK किसी और के कंट्रोल में आ गया और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी VAK के पास है। यूट्यूब पे भी ऐड आएगी, इंस्टा पे भी ऐड आएगी, फेसबुक पे भी ऐड आएंगी, कहीं चले जाओ वहां ऐड आएगी। हम भी तो ऐड ही भेजते हैं आपको रोज कि हम ये सेशन कर रहे हैं, हम वो सेशन कर रहे हैं। ऐड से ही तो आते हो आप लोग, या सीधा आ जाते हो टाइम से? कि सबको ही पता है पिछले 8-10 महीने से क्लास चल रही है IVS पे, शाम को 7 बजे क्लास होगी, लेकिन हम देखते हैं होगी या नहीं। जब तक मोबाइल पे नहीं आएगा तब तक हम सोचेंगे नहीं आगे कुछ, आदत बना दी है हमारी।
VAK इतनी पावरफुल है कि अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो सारे प्रकार के फियर फोबिया से आप बाहर आ सकते हैं। और VAK की एवज में ही बहुत सारे फियर फोबियास हमें प्रोग्राम किए जाते हैं, गिल्ट प्रोग्राम किया जाता है। कैसे कि वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है, उसकी इतनी बॉडी है, मेरी क्यों नहीं बनती, ऐसा व्यक्ति स्मार्ट दिखता है। पता है कितनी फाउंडेशन की लेयर लगा के आते हैं वो एक्टिंग करने के लिए, जो हम सोचने लग जाते हैं कि हम उनके जैसे दिखेंगे। असली अजय देवगन को देखो, दांत भी काले हैं, ठीक है जी। कितनी फाउंडेशन की लेयर लगा के आती है हीरोइन, जो हम सोचते हैं कि शी इज वेरी प्रिटी और मैं तो प्रिटी नहीं हूँ। लड़कियों को इनसिक्योरिटी हो जाती है, फियर हो जाते हैं कि हम तो ऐसे नहीं है। अमिताभ बच्चन कितना मेकअप लगाता है किसी को पता है? ओरिजिनल रजनीकांत कैसा दिखता देखा है आपने कभी ओरिजिनल रजनीकांत को? लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें परफेक्शन चाहिए। क्यों परफेक्शन चाहिए? क्योंकि वो वैसे है। आपको नहीं पता, कोई खेल गया आपके दिमाग के साथ और हमारी कोई NLP करके चला गया। इन शॉर्ट, कोई हमारी NLP करके चला गया और हमें समझ में ही नहीं आया और हम उलझे रहे। और हम ऐसे उलझे रहे कि हमें समझ नहीं आया। NLP किसी भी रास्ते से की जा सकती है, ऑडिटरी की जा सकती है, विजुअल की जा सकती है, कहानी सुना के की जा सकती है, कैसे भी। सोचो जब आप छोटे थे 4-5 साल के, आपकी नानी या दादी ने कहानियां सुनाई होंगी, आज तक याद होंगी। दैट इज NLP ना, कि उन्होंने एक स्टोरी सुनाई और स्टोरी में इमोशन था। अगर यही NLP आप अपने बच्चे के साथ कर दो, कहानी सुनाओ, बेटा एक राजा था, राजा बिल्कुल आपके जैसा था, वो राजा बहुत शक्तिशाली था, आप भी बहुत शक्तिशाली हो। अब क्या कर रहे हो आप? उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो स्टोरी है, वो कभी भूलेगा नहीं। वो राजा जब एक बार बोलता था तो 100 आदमी सुनते थे, आप भी एक बार बोलोगे तो 100 आदमी सुनेंगे। अब वो बच्चा कैसा, बच्चे के दिमाग में क्या प्रोग्राम हो रहा है, उसको ये पता है बस राजा ही ताकतवर होता है, मैं ताकतवर नहीं हूं। आप NLP किसी भी रास्ते से कर सकते हो, किसी भी रास्ते से कर सकते हो। आज तक कोई यूफो बना नहीं है। जितनी हॉलीवुड मूवियों के अंदर आप यूफो देखते हो, स्पेस के अंदर जा रहे हैं, स्पेस के अंदर ये हुआ वो बेचारे एक ही जगह ग्रीन पर्दे पे खड़े होकर शूटिंग कर रहे हैं। और अपन तो दिमाग खराब की, मैं तो साईफाई मूवी देखता हूँ जी, उसमें तो ये दिखाया स्पेस में, उसमें स्पेस में वो दिखाया, टाइम लाइन ऐसी दिखाई। साइंस नहीं देखते उसके पीछे की। और वो भी फ्री है कि हमने तो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है जी, आपने नहीं पढ़ा तो हम क्या करें। वी आर हेल्प बाई अदर्स, हमें ये समझ में आया होगा आज की क्लास के अंदर। और हमें ये समझ में आया होगा कि VAK इज नॉट VAK, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक नहीं। कोई बड़ा खेल कर रहा है हमारे साथ, इतना बड़ा खेल कर रहा है कि बचपन में वो नचाया करते थे कार्टून्स को उंगलियों से। कोई नचा रहा है विज्ञापन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, कोई हमें नचा रहा है। बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे, बहुत बड़ी साइंस हमारे ब्रेन के अंदर है कि हम पहले तो इस गुलामी से खुद को आजाद करें कि हमें डिसीजन कैसे लेने हैं, और दूसरा स्वयं को इस लायक बनाएं कोई हमारी NLP ना कर सके और हम स्वयं के NLP खुद करें। अब समझो पीयर का प्रोग्रामिंग अगर आपके ब्रेन से डिलीट होने लगे तो अब एग्जाम पीयर क्या है? सब बकवास है एग्जाम पीयर, टोटली बकवास कि बच्चों को एग्जाम का पीयर है। व्हाट द हेल, आपने इतना प्रेशर बच्चों के ऊपर डाल दिया, इतना कंपटीशन आपने उसके दिमाग के अंदर क्रिएट कर दिया तो उसको फियर होगा ही। उसको आपने दिखा दिया तू पास नहीं हुआ तो फिर देख लियो, और पास हुआ तो आईफोन मिलेगा। ऐसा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी। ऐसा बेचारे को डरा दिया, ये नहीं बताया कि भैया एजुकेशन का ये फायदा है, ये करोगे तो ये होगा। बस फियर डाल दिया, कंपटीशन में डाल दिया। वो उस कंपटीशन में भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है, और कुछ भी नहीं। VAK हमें समझाएगा हाउ टू ट्रीट अदर्स एंड योरसेल्फ, और आपका दरियू कौन होगा ये भी आप डिसाइड करेंगे। आपकी स्ट्रेंथ आपके कंट्रोल में है या नहीं है ये भी आप डिसाइड करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे। और NLP हर दिन पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाने वाला टॉपिक है। हर दिन पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन, पहले से ज्यादा नॉलेज। समझ लीजिए खुद को जानने की मुहिम में लग गए हम, स्वयं की शक्तियों को पहचानने की मुहिम में लग गए हैं। और मैं कहाँ हूँ,
ये हमें तीसरे या चौथे एपिसोड में समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है जी, तो आज के लिए क्लास में इतना ही। सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सपना दीदी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ भैया भी है। तो आप भी क्लास में हैं सर? जी भैया, एक्चुअली में उनको कुछ काम था तो कोई भैया बात और नहीं। दीदी थोड़ा मार्केट में है। तो बहुत ही सुंदर क्लास रही भैया, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि अपने ब्रेन को हैक होने से बचाना है। हमारा जितना जीवन निकल गया, जब जागो तभी सवेरा है। कभी भी शुरुआत की जा सकती है, कभी भी सुधारा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी जनरेशन, अभी जो बच्चे हैं, उनके लिए ये हमसे भी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि उनकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। तो डेफिनेटली सभी को एनएलपी करना चाहिए। और इसमें तो कोई बंधन ही नहीं है कि आप एक कैमरे में 10 लोग बैठ करके सीखिए, किसी को मना नहीं है, कितने भी लोग ज्वाइन हो सकते हैं, कितने भी लोग कर सकते हैं इस क्लास को। तो बहुत ही सुंदर ढंग से भैया आपने इससे विनती रहेगी कि हमारे यूट्यूब पे और IVS के फेसबुक पे ये क्लास रहेगी हमेशा। रात को सोने से पहले आखिरी काम, आप इस क्लास को सुन के सोना। कहीं से भी फायदा क्या मिलेगा कि ये सारी चीज में इंफॉर्मेशन है जो आपके न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करने में आपकी मदद करेगी। और जब भी कोई बेवकूफ बनाएगा ना, तो आप उंगली उठाओगे और आपको फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कुछ भी कहे, आपके इमीडिएट रिएक्शन नहीं होंगे और आप घबराओगे नहीं। तो सभी से विनती रहेगी कि आप लोग रात को ही सोते हुए ये क्लास रिपीट किया कीजिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। दिन में क्लास करो, रात को एक बार रिपीट करो, बस इतना काफी है। हाँ, लेकिन दोनों चीज करना पड़ेगा। ये नहीं कि रात को ही सिर्फ कर लेंगे, फेसबुक में रहेगा तो। जी भैया। नहीं, यहाँ तो जो नहीं आएगा भैया, मेरी नजर, मेरे दिमाग में अगर एक साथ 10,000 आदमी बैठे हैं ना, और हाँ। आप कहो सबके नाम याद कर दो, तो मैं एक ही बारी में याद कर दूंगा। इस क्लास के अंदर कितने सदस्यों की आज हाजिरी लगी है? 8 लोग अभी आउट हुए हैं क्लास के 5 मिनट पहले। सबके नाम मेरे दिमाग के अंदर है, आप चिंता ना करो। इस बार सर्टिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और नॉलेज का जिम्मेवारी मुझे दे दो आप। आपके पास है वो? हाँ जी। 1000 रुपये भी दिए होंगे ना और क्लास में नहीं आएंगे तो हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। और जो व्यक्ति एक भी एपिसोड मिस कर गया, कोई भी व्यक्ति हाँ। में से, ठीक है, कोई बहुत अर्जेंट काम हो सकता है, जैसे भैया नहीं, भी जैसे है, लेकिन सुन रहे हैं, एक भी नहीं सर, एपिसोड मिस कर गए तो गेम ओवर हो जाएगा हमारा बीच में। लेकिन इसलिए मुझे आज मार्केट में था, फिर भी मैं कार में बैठे बैठे अभी सुन ही रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया जी। हाँ। तो मेरी अगली क्लास का समय है, आप लोग कंटिन्यू कीजिए और फिर मिलते हैं रात को 10 बजे वाली क्लास में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सपना को असाइनमेंट दे के जाइए जी कि सर। वैकी क्लास का रिव्यू कर ले थोड़ा सा। ठीक है 15 मिनट 15 मिनट के लिए रिव्यू करेंगी सपना जी, उसके बाद लीव कर देंगे क्लास को हम लोग। ठीक है जी। चलिए, एक बार थैंक यू। फिर से वो